this. नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं मोहन मेहरा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाली दीपावली की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता, लेकिन मार्केट में इतना कंपटीशन है कि कोई भी काम इतना ईजीली नहीं हो सकता, कोई भी जॉब इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। लेकिन व्यक्ति चाहे, कोई भी इंसान चाहे तो वह कोई भी काम कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई काम बना ही नहीं है कि इंसान नहीं कर सके। कहते हैं कि नॉथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, यही लेकर एक नोटिफिकेशन में लेकर आया हूँ। न्यूक्लियर पावर कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है और बहुत ही अच्छी जॉब है आपके लिए दोस्तों ये, और काफ़ी मायने रखाती है ये। एनर्जी डेवलपमेंट करती है, ये एनर्जी बनाती है। इसकी यदि देखा जाए तो 4 प्रकार की एनर्जी बहुत मायने रखाती है। इन्हीं इन्हीं एनर्जी से मिलकर बाकी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, और एक होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी को ये डेवलप करती है। न्यूक्लियर एनर्जी से अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक पावर प्लांट है यहाँ का। तो यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन आया है। इसमें क्लास 12 से लेके ग्रेजुएट लेवल तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब 12वीं क्लास के स्टूडेंट से लेके कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट तक है तो ये फॉर्म डाल सकता है। और इसकी टोटल पोस्ट है 206। 206 काफ़ी पोस्ट है दोस्तों, और अच्छी लेवल पर काम जॉब है ये। BHL हो गया, HEL हो गया, और गेल हो गया, और ये NPCIL हो गया। ये इनमें एक बड़ी बड़ी कंपनी है दोस्तों, तो ये बड़े लेवल पर है। तो लेकिन इसमें यदि जॉब लग जाती है तो लाइफ सेटल हो जाती है। तो इसकी क्या क्या गाइडलाइंस है, इसकी कौन फॉर्म डाल सकता है 12th क्लास के स्टूडेंट, मतलब आर्ट्स कॉमर्स वाले, या कौन नहीं डाल सकता है, कितनी और कब तक इसकी लास्ट डेट है, इसी को लेकर ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं फुल नोटिफिकेशन की ओर। बने रहिए मेहरा क्लासेस में। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2020 एडवर्टाइज नंबर दिस शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसके बाद मैं आपको फुल नोटिफिकेशन भी बताऊंगा। इसमें एप्लीकेशन बेगिन 3/11/2020, 3 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और आज 5 नवंबर हो चुका है, और 2 दिन लेट हो चुके हैं मैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। तो 3 तारीख से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसके बाद 24/11/2020 तक आप इसकी लास्ट डेट है। मतलब 24/11/2020 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं शाम को 4 बजे तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट, ये भी आपको 24 तारीख की है इसकी लास्ट डेट भी। और एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, आपको नोटिफाई हो जाएगा। आपको वेबसाइट पे, NPCIL की वेबसाइट पे हो जाएगा। और इसके बाद मेरा क्लासेस पे बने रहना, तो आपको मेरे क्लासेस से भी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसकी जो फ़ीस है, एक एप्लीकेशन फ़ीस है, बिल्कुल एक फ़ीस नहीं लगना है दोस्तों। इसमें जीरो फीस है, नील फीस है इसमें। देख लीजिए, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी सब जीरो है, SC ST PS हैंडीकैप ऑल कैटेगरी फीमेल जीरो है। नो एप्लीकेबल फीस फॉर ऑल द कैंडिडेट, ओनली रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो सबसे मेन बात है कि इसमें कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। तो फ़ीस नहीं लगने वाली है तो आप इसका फॉर्म ज़रूर डालना दोस्तों। ठीक है। और पोस्ट नेम आपकी दे रखी है आपको, स्टिपनेटरी मैकेनिकल 65, ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STSA इलेक्ट्रिकल 24, और इंस्ट्रूमेंटस इलेक्ट्रॉनिक्स केमिस्ट्री 24, 15 फिजिक्स 15। एलिजिबिलिटी क्या दे रखी है इसमें, यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे अच्छी दो जॉब है, और ये जहाँ पे आपको जॉब दे रखी है, तो इसको मैं सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अब मैं फुल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं दोस्तों, तो बने रहिए मेरे क्लासेस की। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि NPCIL ने जनरेट किया है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र होने की तारीख 3/11/2020 को 10 बजे से
और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24/11/2020 4 बजे तक रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपको 3 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसका फॉर्म 24/11/2020 मतलब 24 नवंबर 2020 तक इसका फॉर्म डाल सकते हैं शाम को 4 बजे तक। NPCIL परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उद्यम जो एक भारत में एक ही स्थान पर नाभिकीय प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं या नाभिकीय रिएक्टरों के लिए स्थल चयन अभिकल्प निर्माण कमीशन परिचालन अनुरक्षण पुनरुद्धार, ये तो उसके NPCIL के बारे में बताया गया है। और पदों का विवरण भी देख लीजिए, यहाँ पे एस कैटेगरी वाइज दे रखा है। यहाँ पे देखिए वृत्तिग्राही प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक STSA अभियंत्री डिप्लोमाधारी। देखिए यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट तो देखिए आपको 164 है यहाँ पे, किसके लिए, डिप्लोमाधारी के लिए वैज्ञानिक सहायक। तो इसमें SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 26 दे रखी है, ST कैटेगरी के लिए 10 जॉब दे रखी है और OBC कैटेगरी के लिए 45 है, EWS के लिए 16 है, अनारक्षित वर्ग के लिए 67 है यहाँ पे और कुल यहाँ पे 12 दे रखी है यहाँ पे। और अनुसूचित जाति के लिए ये विकलांग कैटेगरी है दोस्तों, है ना। यहाँ पे ये वर्तमान रिक्तियाँ हैं और इसके बाद जो विकलांग रिक्तियाँ दे रखी है ब्लॉकिंग वैकेंसीज, तो इनकी टोटल वैकेंसी है 176 और यहाँ पे वर्तमान में जो वैकेंसी दे रखी है 164 है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इसका विधा भार वितरण और श्रेणी वृत्तिग्राही प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक STSA अभियंत्री में डिप्लोमाधारी। यांत्रिक अभियांत्रिकी इसमें 61 टोटल पोस्ट दे रखी है, SC कैटेगरी के लिए 10 और ST के लिए 17। ये हम डिफरेंट टाइप्स की दे रखी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशंस अभियांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक, ठीक है। तो सभी प्रकार की जॉब दे रखी है दोस्तों यहाँ पे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, और BSc भौतिक शास्त्र, BSc रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र वाला मतलब आपको मैथ साइंस या बायो PCM या PCB, ठीक है, दोनों मोड के ही स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आपको भी नीचे मिल जाएगी। और वैज्ञानिक सहायक C, साइंटिफिक असिस्टेंट C, संरक्षक पर्यवेक्षक, सेफ्टी सुपरवाइज़र सिविल, ये यहाँ पर दे रखी है इनकी वैकेंसी। तो मेन आपको बात बता देता हूँ, आयु सीमा एवं वेतन, यहाँ पे आपको आयु सीमा कितनी होना चाहिए और वेतन कितना मिलेगा आपको, यहाँ भी देख लीजिए। पदों का नाम यहाँ पे देख लीजिए, श्रेणी वृत्तिग्राही प्रशिक्षु वैज्ञानिक सहायक STSM अभियांत्रिक में डिप्लोमा धारक। तो 18 से 25 वर्ष से आपकी एज होना चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी होना चाहिए, 25 ईयर्स होना चाहिए। इसके बाद आपको जो वेतन मिलने वाला है प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान 16,000 प्रति माह वृत्ति का। आपको प्रशिक्षण मतलब आपको ट्रेनिंग हुई की जाएगी। यदि आप सिलेक्टेड हो जाएंगे तो ट्रेनिंग में आपको 16,000 रुपये पर महीना मिलेगा। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग स्टिपेंड ऑफ 16,000 पर मंथ। प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान 18,000 प्रति माह वृत्ति का। यदि आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरे साल में आपको 18,000 रुपये पर महीना मिलेंगे। और प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरांत, मतलब आपको 2 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, इसके बाद प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरांत संबंधित प्रशिक्षण को संशोधित वेतन संरचना वेतन मैट्रिक्स CSE RPM 2016 के अंतर्गत 35,400 रुपये मिलेगा। जी हाँ, 35,000 रुपये 400, यदि 2 साल आपने कंप्लीट कर लिए, सफलतापूर्वक निकाल लिए, तो आपको 35,000 रुपये महीना मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये 7 पे पर मतलब सातवें वेतन के अकॉर्डिंग मिलेगा। सातवें वेतन लागू हो चुका है और सातवें वेतन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी बनेगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी उन्होंने 34,500 इनके बता चुके हूँ। और अब आगे देख लीजिए, वैज्ञानिक सहायक C, साइंटिफिक असिस्टेंट C, यहाँ पे उनकी भी एज होना चाहिए 18 से लेकर 35 वर्ष। और इनको जो वेतन मिलने वाला है CCS RP नियम 2016 के तहत संशोधित वेतन संरचना वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में प्रारंभिक वेतन देखिए तो यहाँ पर 44,900 अच्छी खासी वेतन है, इसमें अच्छा खासा सैलरी मिलेगी आपको। 44,900 रुपये मिलेंगे। इसके बाद वैज्ञानिक सहायक B 18 से 30 वर्ष होना चाहिए
और इनको वेतन मिलने वाला है 34,400 रुपये। और यहाँ पे सबकी वेतन मिलने वाली है, लेकिन वेतन का अभी बाद में छोड़िए दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मेहनत करना है और इस जॉब को हासिल करना है। सैलरी तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन आपको मोटा मोटा बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ऊपरी आयु सीमा में छूट। अब आपको SC ST कैटेगरी में आते हैं या PH हैंडीकैप में आते हैं तो आपको छूट भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि छूट नहीं मिलने वाली है। तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, इनको लिए 5 वर्ष का अधिकतम छूट मिलेगी। 5 वर्ष, यदि आप 30 साल के हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी 25 वर्ष मैक्सिमम दे रखी है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, आप 30 साल तक भी फॉर्म डाल सकते हैं। वो अलग अलग कैटेगरीज वाइज दे रखी है और अलग अलग जॉब वाइज भी दे रखी है। किसी किसी में 35 वर्ष है, किसी में 30 वर्ष हुए। जो 30 वर्ष मैक्सिमम दे रखी है तो उनके लिए 35 वर्ष हो जाएगा, और जो 35 वर्ष दे रखा मैक्सिमम तो उनके लिए कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 साल की छूट मिलेगी, और बेंचमार्क निष्ठा वाले व्यक्ति के लिए 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, वो बेंचमार्क मतलब PWD में आते हैं, और यदि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो उनको मैक्सिमम 15 साल की छूट मिलेगी दोस्तों। इसमें अच्छा खासा छूट मिलेगी यदि वो उन कैटेगरी में आते हैं तो। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, तो इसमें 13 ईयर्स आपको छूट मिल जाएगी इसमें। और भूतपूर्व सैनिक के लिए मिलने वाली है, भूतपूर्व सैनिक को भी आपको छूट मिल जाएगी। यहाँ पे दिया ग्रुप BC पद भूतपूर्व सैनिकों, ECO SSCO समेत कमिश्ड अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में प्रचलित नियम के अनुसार 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, या उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद भत्ते एवं अन्य लाभ। अब इसके बाद यदि सिलेक्टेड हो जाते हैं तो भत्ते कितने मिलेगा, उसका क्या अन्य लाभ और क्या क्या है। तो देखिए, कारपोरेशन नियम के अनुसार समय समय पर प्रयोग केंद्रीय महंगाई भत्ता, निष्पादन लिंक्ड इंसेंटिव, संतान शिक्षा सहायता, छुट्टी यात्रा, रियायत कैंटीन सब्सिडी, साइट लोकेशन भत्ता, केवल टीवी प्रतिपूर्ति, न्यूज़पेपर प्रतिपूर्ति, चिकित्सा सहायता, परिवहन भत्ता, भत्ता आवास, विद्यालय सुविधा आदि सभी भत्ते नियुक्त पर देय होंगे। और वृत्तिग्राही प्रशिक्षकों, वैज्ञानिक सहायक, ST SM अभियंताओं में डिप्लोमा धारक, विज्ञान स्नातक के मामलों में उपरोक्त भत्ते केवल सफलतापूर्वक अवलोकन एवं वैज्ञानिक सहायक के रूप में नियुक्त होने के उपरांत ही प्रयोज्य होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको सभी प्रकार के भत्ते मिलेंगे, सभी प्रकार के लाभ भी मिलेंगे। जैसे कि आपको फैमिली में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको भी इसमें लाभ मिलेगा। और आपके बच्चे हैं कि आपकी फैमिली में, तो उनको पढ़ाने के लिए भी आपको भत्ता मिलेगा, लाभ मिलने वाला है। और इंसेंटिव आने जाने, कैंटीन वेंटरिंग सबकी सब्सिडी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें छूट नहीं मिलने वाली है। आने जाने के लिए सभी प्रकार की छूट मिलेगी आपको, बस लेकिन ये छूट आपको कब मिलेगी, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप ज्वाइनिंग हो जाएंगे, इसके बाद मिलेगी। इससे पहले आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। प्रशिक्षण की अवधि, तो श्रेणी वृत्तिग्राही प्रशिक्षण वैज्ञानिक सहायक ST SC अभियंत्रण में डिप्लोमा धारक एवं श्रेणी वृत्तिग्राही प्रशिक्षण, यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर। और NCPD IPL हेतु चयन पर चिकित्सा 40% तो उनसे अधिक होना चाहिए। यहाँ भी ऐसा नहीं है बताने लायक आपके, क्योंकि 25 पेज है दोस्तों। 25 पेज काफ़ी है, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा। यदि पूरा पढ़ूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको बस मेन चीज़ बता देता हूँ, है ना। अब देखिए, यहाँ पे पद का नाम दिया है, अपेक्षित अनिवार्य शारीरिक मानक ऊंचाई एवं वजन। आपकी एक साइंटिफिक एक हाइट होना चाहिए, और हाइट के अकॉर्डिंग आपके वजन भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए, श्रेणी वृत्तिग्राही प्रशिक्षण वैज्ञानिक सहायता SC ST अभियोजन नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो वजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन श्रेणी वृत्तिग्राही प्रशिक्षण वैज्ञानिक सहायक ST SC विज्ञान स्नातक, न्यूनतम उनकी ऊंचाई होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, न्यूनतम भार होना चाहिए 45.5, ठीक है ना। 45.5 होना चाहिए, 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम इतना तो होना ही चाहिए। इसके बाद वैज्ञानिक सहायक सी, यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखा है सभी का, आप वो देख सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
अनिवार्य अर्हता एवं अनुभव। अब यहाँ पे आपका पदों का नाम तथा अनिवार्य अर्हता अनुभव विज्ञान की अंतिम तिथि पर, है ना, आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा। यदि आपकी एक्सपीरियंस है तो आप मोस्ट माना जाएगा और आप सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट तो फिर भी देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ा नोटिफिकेशन है इसलिए मैं पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, अनुभव। आवेदन की अंतिम तिथि के किसी पीएसयू अथवा प्रतिष्ठित प्राइवेट की फॉर्म में सिविल विद्या में परीक्षक के रूप में 4 वर्षों का अर्हता पश्चात अनुभव। तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों, और ये तो आप समझते ही हैं कि आपको मेन बातें बताना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ड्राइवर का, पंप ऑपरेटर, फायरमैन की भी वैकेंसी है यहाँ पे, है ना। सभी प्रकार की वैकेंसी है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ फॉर्म डालना है, ठीक है ना। तो एनसीएस रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान अथवा उसके समतुल्य के न्यूनतम 50% अंक के साथ 1 वर्ष का वाहन चालन के अनुभव में एक साथ भारी वाहन, मतलब आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फायर ट्रेनिंग सेंटर में, और इसमें 10+2 होना चाहिए। उसकी जो हाइट दे रखी है, उसकी हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और इसका वेट होना चाहिए 50 किलोग्राम, है ना। आप मिनिमम 50 किलोग्राम्स होना चाहिए। और उनका जो चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और चेस्ट न्यूनतम होना चाहिए 86। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें हेतु महत्वपूर्ण बातें। समस्त निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं केवल उन्नकालिक नियमित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था में होनी चाहिए। दूरस्थ शिक्षा, आंचलिक प्राइवेट, ओपन स्कूलिंग, एनआरसीएस इत्यादि के माध्यम से अर्जित योग पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपने प्राइवेट किया है, ओपन स्कूल से किया है, तो आप इसका फॉर्म बिल्कुल मत डालना दोस्तों, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो जाओगे। तो यदि वो रेगुलर है और एक पार्टिकुलर बोर्ड से आपने मैट्रिक 10+2 पास किया है, तो बिल्कुल आप फॉर्म डालना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट ग्रेड एम स्टेनो ग्रेड, एक पदों के लिए स्वीकार स्नातक डिग्री की सूचियाँ। अब आपको जहाँ पे पूरी वो दे रखी है कि क्या क्या होना चाहिए आपके एजुकेशन में। तो देखिए यहाँ पे कला स्नातक, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स ऑन द एबव मेंशन सब्जेक्ट, और इसके बाद समाज कार्य में स्नातक, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज़, और बैचलर ऑफ आर्ट्स वाले फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके बाद जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रकार का मतलब सभी फॉर्म डाल सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते। और पर्यटन, बैचलर ऑफ होटल्स मैनेजमेंट, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी, सभी प्रकार की वैकेंसी है यहाँ पे। असिस्टेंट ग्रेड पद लेवल के लिए स्वीकार स्नातक डिग्री की सूची है। तो यहाँ पे डिग्री दे रखी है। और अब इसके आगे बढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर्स। तो देखिए यहाँ पे आपका चयन कैसे होना है। तो चयन आपका एक पता ही है कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा, सीबीटी। प्रतिग्राही प्रशिक्षक, वैज्ञानिक सहायक, STS से अभिज्ञान में डिप्लोमा धारक, लिखित परीक्षा, वैज्ञानिक साक्षात्कार, रिटर्न एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू। आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये पर्सनल इंटरव्यू बाद में होगा, पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, एक आपका प्री एग्जाम होगा, फिर इसके बाद मेन एग्जाम होगा। और इसके बाद दे रखा है लिखित परीक्षा OMR आधारित अथवा कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण CBT होगी। आपका OMR अथवा कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण CBT होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, रिटर्न एग्जामिनेशन ऑफ स्किल टेस्ट भी होगा आपका। लिखित परीक्षा OMR आधारित पर अथवा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सभी के लिए होगी, ऐसा नहीं है किसी के लिए नहीं होगी। सभी पोस्ट के लिए आपकी लिखित परीक्षा होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे फायरमैन का दिया, तो इनके लिए भी देखिए लिखित परीक्षा OMR आधारित अथवा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होगा। सभी के लिए फॉर्म होना है, मतलब सॉरी एग्जाम होगा। अंतिम चयन हेतु अभ्यर्थी के निर्दिष्ट चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर को उत्तीर्ण करना होगा। यदि आप इसमें जॉब लेना चाहते हैं तो आपको जितनी पेपर है सबको में क्वालिफाई होना अनिवार्य है।
अब लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जामिनेशन, स्क्रीन एंड अभ्यर्थी के लिए ओएमआर आधारित अथवा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। आपको परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा पेपर के लिए। और परीक्षा निम्नलिखित अनुपात 100 बहुविकल्पी प्रश्न 4 उत्तर के लिए वाली होगी। मतलब आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 में से आपको एमसीक्यू मिलेंगे, मतलब ऐसा चूज द करेक्ट मिलेंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको लगाना है। जैसे कि यहाँ पे उनमें सिलेबस दे रखा है, अंग्रेजी इंग्लिश 10 नंबर के आएंगे इसमें से, और सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस इसमें से भी 10 नंबर के आने वाले हैं, और मात्रात्मक अभिरुचि क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड का 10 आने नंबर के आएंगे इसमें से। और इसमें से संबंधित विद्या सिविल अथवा यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रिकल्स अथवा इंस्ट्रूमेंट्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा औद्योगिक संरचना, रेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन सिविल ऑफ मैकेनिकल्स और इलेक्ट्रिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो उस जो आपका एक सब्जेक्ट होगा पार्टिकुलर, उसमें से आपके 70 नंबर के आने वाले हैं और बाकी 30 नंबर के अदर्स आएंगे। तो इसमें से जो पार्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है उसमें से आपके 70 नंबर के आएंगे और टोटल आपके हो जाएंगे 100 नंबर के। ठीक है दोस्तों, और अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी इंग्लिश इसमें से भी आपको बता दिए हैं। ये सबके अलग अलग पोस्ट के जहाँ पे दिए, जैसे कि यहाँ पे अलग डिप्लोमा धारी के लिए दे रखा है और यहाँ पे भौतिक अथवा रासायनिक दिए, जहाँ भी आपको उसी सब्जेक्ट रिलेटेड 70 मार्क्स और बाकी ये तीनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो इनमें से आपको अलग अलग उसके दिए जा गए हैं। मार्किंग योजना, मार्किंग प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा। आपको 1/4 के लिए पेनल्टी लगेगी दोस्तों। यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए, 1/4 का मतलब होता है कि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में से डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन 4 क्वेश्चन, क्योंकि 1/4 दिया है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। अब आगे अर्हता मानक निम्नानुसार होंगे और समान वर्ग अनारक्षित 40% अंक। यहाँ पे देखिए, जहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी, मतलब सामान्य वर्ग के लिए 40% में पास होना नहीं हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 30%, जहाँ रिक्त हो ST OBC PWDS 30%। मतलब सभी कैटेगरी के लिए एक पार्टिकुलर परसेंट बना दिया है कि आपको इतना परसेंट लाना है तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट कितने पे आती है वो ये नहीं कह सकते, लेकिन उसमें क्वालिफाई आपको 30% या 40% पे दिया जाएगा। और वैज्ञानिक साक्षरता हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या वैज्ञानिक साक्षरता हेतु अन्य योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेंगी, परंतु यह संख्या प्रत्येक पद हेतु समस्त आरक्षित नियम अनुसार रिक्तों की संख्या में से 5 गुना से अधिक नहीं होगी। उस स्थिति में जब पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो केवल अर्हता का साक्षात किया जाएगा एवं अंक दिया। दोस्तों यहाँ पे ऐसा दिया है कि जैसे कि आपको 20 पोस्ट दे रखी है इस विभाग के अंदर, तो 20 में से आपको 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। वो 5 गुना में से मतलब 100 लोगों को बुलाया जाएगा और 100 लोगों में से छँटनी की जाएगी और छँटनी के करने के बाद उसमें से सिर्फ 20 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, है ना। हर एक पोस्ट में से आपको 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ओनली 20 को ही बुलाया जाएगा, आपको हर एक में से 100 को बुलाया जाएगा, मतलब 5 गुना को, और इसमें से सेलेक्ट करेंगी इंटरव्यू में। वैज्ञानिक साक्षरता पर्सनल इंटरव्यू, दस्तावेजों के सत्यापन तथा अनिवार्य शारीरिक मानदंड परीक्षा यदि लागू हो वे सफल होने पर शॉर्टलिस्ट किए गए हो अभ्यर्थियों को वैज्ञानिक साक्षरता लिया जाएगा। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट भी अंडरगो पर पर्सनल इंटरव्यू ओनली सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड द एसेंशियल फिजिकल्स स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इफ एप्लीकेबल। दोस्तों अब यदि लास्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पूरे स्टेप टू स्टेप पार कर लेते हैं, तो आप लास्ट में आपको वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट्स का और पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसमें यदि कुछ भी चीज़ की ST OBC कार्ड सर्टिफिकेट कमी की रहती है तो आपको पार्टिकुलर टाइम दिया जाएगा और टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो जमा करना है। अब इसके बाद दिया है योग्यता क्रम सूची। योग्यता क्रम सूची लिखित परीक्षा तथा वैज्ञानिक साक्षरता प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी, है ना।
और योग्यता क्रम सूची के तैयार करने के लिखित परीक्षा प्राप्त को 50% तथा वैज्ञानिक साक्षरता को 50% के समान अनुपात में मान्यता दी जाएगी। मतलब 50% आपका लिखित और 50% आपको यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स मिलेंगे। और लिखित परीक्षा में अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम सूची में ऊपर रखा जाएगा। अब जैसे कि सबके पास होना जाएंगे तो उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, मतलब सबसे ज़्यादा मेरिट आएंगे नंबर, तो वो सबसे ऊपर लिया जाएगा और नीचे उसी प्रकार से स्टेप टू स्टेप क्रमबद्ध सूची बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा में क्रम ऋणात्मक अंक वाले अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम रूप से सूची में ऊपर रखा जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा अवधि 1 घंटा, स्टेज प्रीलिम्स टेस्ट 1 आवर्स, एडवांस परीक्षा, ये आपको एडवांस परीक्षा भी ली जाएगी। मतलब प्री से पहले आपका एग्ज़ाम भी होगा, एक ट्रेनिंग बेस का ये भी एग्ज़ाम होगा। जैसे कि आजकल IPS में ट्रेनिंग दी जाती है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी आपका एक एडवांस टेस्ट होगा, इसके बाद आपका प्री होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे समान एवं समान घटनाएं, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन, ये आपके किस में दिए आएंगे, एडवांस के लिए दिए आएंगे, ठीक है ना। ये भी एडवांस के लिए रहेंगे। कंप्यूटर ज्ञान और अंग्रेजी इंग्लिश, ये सब आपके क्या रहेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सही है आज। तो इसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस जो टेस्ट होगा उसमें आपके ये इसमें से पूछा जाएगा। तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने लायक, ठीक है दोस्तों। और लिमिट तो बता ही चुका हूँ, एज भी बता चुका हूँ। और आगे देखते हैं ऐसा कुछ है। हाँ, लास्ट में जैसे फायर वाला है, इंडस्ट्री सेफ्टी वाला, तो उसके लिए 100 मीटर की दौड़ लगाने के सक्षम होना चाहिए। 100 मीटर दौड़ लगाना चाहिए क्योंकि उनको दौड़ने भागने का अनिवार्य रूप से काम पड़ता रहता है। अर्जेंट में फायर के लिए कहीं आग लग जाती है इंडस्ट्री में, तो उनको दौड़ कर आना पड़ेगा। तो उनके लिए 100 मीटर दौड़ने की एक क्षमता होना चाहिए उनके अंदर। 25 मीटर के हौज के पार 4 बिछाने में सक्षम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सब उनकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ भी बता चुका हूँ ये कि गणित मैथमेटिक्स में 20 प्रश्न, वैज्ञानिक साइंस में आपको इतने, और ये एडवांस के लिए है, एडवांस ये है, और प्री हो गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ आप इसको क्या पूरी तरीके से वीडियो को वॉच करना और बिल्कुल स्किप ना करना दोस्तों। और मेरा क्लासेस में बने रहिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। और ये वीडियो दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना। तो एक बार फिर से मेरा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में नए नोटिफिकेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।